तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रांजल है और कल हम लोगों ने एक लेक्चर देखा था जिस पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करे थे बेसिक टर्मिनोलॉजी पे। ये बेसिकली जो पूरी की पूरी सीरीज़ है आपकी, ये इलेक्ट्रिकल मशीन्स को समझने के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और इसके अंदर हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी यानी कि जो जो बेसिक टर्म्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, डिटेल में भी जाएंगे और उनके अंदर की बारीकियाँ समझेंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेसिकली बहुत शार्प चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए मैंने एक अलग सी सीरीज़ चल रही है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मशीन्स की, उसके अंदर जो बेसिक टर्मिनोलॉजी नाम की एक सीरीज़ है, इसके एक वीडियो आ चुका है और फर्दर वीडियो जो है हम लोग आज शूट करेंगे। आज हम लोग उसको देखेंगे। तो आज जो हम लोग कोड को डिकोड करने जा रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे आज हम लोग जो है उसको, जो सबसे पहला हम जो कोड डिकोड करेंगे वो है कि हाउ द मोशन ऑफ चार्ज चेंज इट सोशल प्रोफाइल। यानी कि एक चार्ज के मोशन से क्या उसकी सोशल प्रोफाइल चेंज हो सकती है। ठीक है, अगर अगर ऐसा है तो वो कैसे हो पाएगा। सेकंड क्वेश्चन जिसको मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करने की या फिर डिकोड करने की कोशिश करेंगे, वो ये है कि क्या हम लोग एक 2D पिक्चर में एक थर्ड डायमेंशन ऐड कर सकते हैं क्या। आप सब लोग जानते हैं कि जो भी हम लोग चीज़ देखते हैं ऑन स्क्रीन वो 2D होती है, जब तक कि 3D लेंस लगा के या 3D गॉगल से ना देखें। तो कैसे एक इंजीनियर्स ने और साइंटिस्ट ने एक तरीका निकाला जिसमें आप 2D पिक्चर में एक थर्ड डायमेंशन ऐड कर सकते हैं। तीसरा जो क्वेरी है या जो कोड है जिसको हम लोग डिकोड करने की कोशिश करेंगे वो है कि क्या ना मैग्नेटिक फील्ड टॉक टू ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिकल फील्ड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लाइन है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि क्या एक मैग्नेटिक फील्ड एक ग्रेविटेशनल और एक इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ क्या बातचीत कर सकती है। बातचीत करने का सेंस क्या इंटरेक्ट कर सकती है। लेट्स सी। फोर्थ पॉइंट है द फील्ड लाइंस ऑफ एम मीन्स मैग्नेटिक, ई फॉर इलेक्ट्रिक एंड जी फॉर ग्रेविटेशनल आर सेम। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ फील्ड लाइंस होती हैं, इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं और ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस होती हैं। तो क्या ये तीनों फील्ड लाइंस सेम होती हैं दिखने में और क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस प्रेजेंटेशन में बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। मेरा नाम प्रांजल सक्सेना है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। आप लोगों को अगर ये लेक्चर जो है ये अगर हेल्पफुल लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं। इससे आपको हेल्प हो जाएगी, जो भी मैं नए लेक्चर्स डालूंगा वो आपको आते रहेंगे, मिलते रहेंगे और आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। सो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन बिहेवियर की, ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन का जो बिहेवियर है वो किस तरीके का होता है और कैसे उससे ऑपरेशन होता है, तो तो यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस देखने को मिलता है। मान लेते हैं अगर मेरे पास ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन v, इसकी वेलोसिटी जो है वो इक्वल टू ज़ीरो है। यानी कि अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो चल नहीं रहा है, स्टैटिक कंडीशन में है। तो ऐसे कंडीशन में, ठीक, एक केस ये लेते हैं, अभी देखते हैं। ठीक, तो ऐसे केस में इसके पास क्या होगा, इसके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई, और मैं जानता हूँ वो कैसी होगी, वो कुछ इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो यहाँ पे इसके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई। ओके, अब मान लेते हैं मैंने इस इलेक्ट्रॉन को एक पुश कर दिया, यानी कि वेलोसिटी v इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से अगर मैंने इसे मूव करा दिया, तो ऐसे केस में क्या होगा, जैसे ही ये 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करेगा, ठीक, तो ऐसे केस में इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले से थी प्लस एक एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगी। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, यानी कि आपके पास अगर आप चलने लगोगे तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगी। तीसरा, अगर मान लेते हैं मैं इस इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट करा देता हूँ, ठीक है, यानी कि v चेंजिंग v, ठीक है, यानी कि v1 जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और v2 जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो ऐसे में इसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी आ जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ईएम रेडिएशन, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड रहेगी प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये तीनों चीज़ें इसके पास आ जाएंगी। ठीक, समझ में आ रहा है। तो ये तीनों चीज़ें इसके पास आ जाएंगी अगर ये इलेक्ट्रॉन तुम्हारा एक्सलेट होने लगता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल इस तरीके से है कि मान लेते हैं अगर तुम रुके हुए हो तो तुम्हारे पास 1 रुपये है, तुम चलने लगे तो तुम्हारे पास 3 रुपये हो जाएंगे।
और तुम दौड़ने लगे तो तुम्हारे पास 6 रुपये हो जाएंगे। ये कुछ इस तरीके का लॉजिक है। इसके पीछे फिज़िक्स है, बहुत डिटेल्ड फिज़िक्स है। ठीक, तो लेकिन कुछ चीज़ें अनसॉल्व्ड हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीज़न हम लोग को अभी नहीं पता है। ये रीज़न हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसा होता है। और इंजीनियरिंग में हम लोग कॉन्सेप्ट्स को डील करते हैं, एप्लीकेशन डील करते हैं। तो जब भी अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा और वो रुका हुआ होगा, तो उसके पास इंपॉर्टेंट लेसन क्या है कि वो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई। अगर वो इलेक्ट्रॉन वी वेलोसिटी से मूव करने लगे, कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो उसके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आ जाएंगी। और अगर वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कांस्टेंट स्पीड की जगह एक्सलेट करने लगे, यानी कि पहले 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, फिर 2 मीटर पर सेकंड से चलने लगेगा, तो उसके पास इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड तो रहेगी रहेगी, साथ साथ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो एमिट करना शुरू कर देगा। ईएम रेडिएशन जो हम लोग देखते हैं वो उससे एमिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रॉन का एक एक बड़ा ही अद्भुत सा एक बिहेवियर है कि हर बार वो अलग तरीके से बिहेव करेगा। ये डिपेंड करेगा उसके वेलोसिटी पे। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रॉन यानी कि कोई भी चार्ज पार्टिकल कह सकता हूँ मैं, कोई भी चार्ज पार्टिकल। ये किसी भी चार्ज पार्टिकल की बात कर सकता हूँ, कोई भी चार्ज पार्टिकल हो सकता है वो एक पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, हो सकता है वो नेगेटिव चार्ज, तो मैंने ले ही लिया। ये दो ही तरीके के चार्ज पार्टिकल होते हैं। यहाँ पे न्यूट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि चार्जलेस होते हैं। ठीक, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा, अलग अलग। ये उसका जो बिहेवियर है, यानी कि तुम वो कैसा किसके साथ डील करेगा या कैसा उसका मूड होगा, वो डिपेंड करेगा कि वो कितनी स्पीड पे चल रहा है या चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा डिफरेंट काम करता है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रॉन का जो बिहेवियर है वो उसकी स्पीड पे डिपेंड करेगा, चार्ज के अलावा। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे ज़रा कि क्या लव ट्रायंगल के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। और उस लव ट्रायंगल में हमारे पास एक हीरो है, हीरो है मेरे पास, एक हीरो है जो कि क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी। हाँ, तो हमारे पास तीन लोग हैं जिनके बीच में ट्रायंगल है। एक है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई, एक है मैग्नेटिक फील्ड एम, और एक है ग्रेविटेशनल फील्ड जी। ठीक है, बेसिकली हुआ क्या है कि हम लोग इन दोनों के, मैं इस स्लाइड में या इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा कि हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे एक ग्रेविटेशनल फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड जुड़ के भी अलग हैं। मतलब एक जैसी सिमिलैरिटी होने के बावजूद भी उनमें कुछ डिससिमिलैरिटीज़ हैं और वो एक दूसरे से अलग हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले अगर बात की जाए, जैसे कि यहाँ 3 डायग्राम बनाए हुए हैं मैंने, तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अगर बात की जाए तो हम सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट जो होती है वो नॉर्थ साउथ से काम करती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी वो नॉर्थ से, उसकी फील्ड लाइन जो होती है वो स्टार्ट होंगी। ठीक है, और वो कुछ साउथ से इस तरीके से फ्लो करेंगी, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ फ्लो करेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक, लेकिन क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो हमेशा क्लोज लूप को फॉलो करती हैं। और क्लोज लूप को फॉलो करने के कारण जो इनवर्ड है, यानी कि कोई लूप क्लोज कब होगा, अगर मुझे लूप को क्लोज करना है। ये देखो यहाँ पे इनकम्प्लीट लूप है। अगर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कहा जाता है कि वे क्लोज लूप को फॉलो करती हैं, तो क्लोज लूप को फॉलो करने के लिए उनको यहाँ से साउथ टू नॉर्थ जो है वो इनवर्ड जो होगा, यानी कि मैग्नेट के अंदर, यानी कि अगर ये मैग्नेट है और इस मैग्नेट के अंदर की बात की जाए, तो इस मैग्नेट के अंदर जो है वो साउथ टू नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लो करेंगी। लेकिन अगर मैग्नेट के बाहर की बात की जाए तो नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड फ्लो करेंगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा एक क्लोज लूप में फ्लो करती हैं। क्लोज लूप में फ्लो करने से क्या मतलब है कि वो हमेशा क्लोज पाथ बनाती हैं, यानी कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड्स हमेशा क्लोज पाथ बनाती हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्लोज पाथ। तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक क्लोज पाथ बनाने का काम करती हैं, हमेशा एक क्लोज लूप में ट्रेवल करती हैं। और इनके बारे में एक बात और कही जाती है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, ये इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। क्लोज लूप क्यों कहते हैं, इसके ऊपर मैक्सवेल के कुछ लॉज हैं जो इस बात को प्रूव करते हैं। ये हम लोग आने वाले समय में या फर्दर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरीज़ के लेक्चर्स हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे इस चीज़ को सीखेंगे। अभी आप इतना जान सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप में ट्रेवल करती हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर बात की जाए,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, अगर एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज ले लो और एक तरफ अगर नेगेटिव चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से मूव आउट करती हैं और नेगेटिव चार्ज के अंदर मूव इन करती हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये डायग्राम देखने को मिल रहा है आपको कि पॉजिटिव चार्ज से यहाँ से निकल रही हैं और नेगेटिव में जा रही हैं। ठीक है, खास बात क्या है, ये क्लोज पाथ फॉलो नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये जो है क्लोज पाथ को फॉलो नहीं करती हैं, क्लोज नहीं होती हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं उनका फ़ायदा ये होता है कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगी, यानी कि हमेशा एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव टू नेगेटिव ही ट्रेवल करेगी, चाहे वो कहीं पे भी हो, चाहे आप किसी भी कंडीशन में हो दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में आप एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को कहीं भी ले जाएं, वो हमेशा पॉजिटिव टू, उसकी जो लाइंस निकलेंगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही जाएंगी और इसका कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि क्लोज लूप फॉलो करती हैं, तो एक समय तो ऐसा होगा जहाँ पे आपका डायरेक्शन जो होगा वो इनवर्ड हो जाएगा, यानी कि नॉर्थ टू साउथ अगर आउटर लूप में है तो इनर वर्ड यानी कि लूप को क्लोज करने के लिए अंदर मैग्नेट के आपको साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल करना पड़ेगा। तो ये एक डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, ये जो एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो कि होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में। अगर तुम्हें एक बिल्कुल इस तरीके जैसे पिछली बार हमने लेवल देखा था कि अगर लेवल हटा दिया जाए एक जनरेटर और मोटर पे से, तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा जनरेटर है कौन सा मोटर है। तो वैसे ही इसमें अगर तुमसे कह दिया जाए कि एक ब्लैक बॉक्स है, तुम्हें नहीं पता है, और तुमसे कह दिया जाए तुम ये पहचानो कि उसके अंदर ये इसको मैं बना के दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है आपके सामने कि आपके पास एक ब्लैक बॉक्स है, तुम्हें नहीं पता है ये क्या है, यहाँ पे इसके अंदर कौन से चार्ज हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं या मैग्नेटिक चार्जेस यानी कि नॉर्थ साउथ पोल हैं, और तुम्हें बस ये दे रखा है कि फील्ड लाइन जो है वो आउटर बॉक्स में जो है वो इस तरीके से फ्लो कर रही हैं और अंदर जो है वो इस तरीके से फ्लो कर रही है, यानी कि क्लोज लूप में लाइन्स जो हैं वो फ्लो कर रही हैं। तो ये क्या होगा, तो 100% ये आपकी इसके अंदर जो चार्जेस होंगे वो क्या होंगे, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक, तो यानी कि अगर ये ब्लैक बॉक्स के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, कई बार अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है आप लोगों से कि अगर आपके पास एक बॉक्स है और ये कह दिया जाए कि उस बॉक्स के अंदर जो जो लाइंस हैं वो क्या हो रहा है कि एक क्लोज लूप फॉलो कर रही हैं वो लाइंस, तो वो बॉक्स के अंदर कौन से चार्जेस रखे होंगे, तो उसके अंदर 100% आपके पास मैग्नेटिक चार्जेस रखे होंगे, यानी कि नॉर्थ साउथ रखा होगा उसके अंदर। ठीक है, नाउ थर्ड आ जाता है, ये टॉपिक से थोड़ा सा अलग है लेकिन ज़रूरी है इसको भी डिस्कस करना, कि ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में बता देते हैं कि अगर मान लेते हैं एक मास ये है m1, ठीक है, और एक मास ये है आपके पास m2। ठीक, तो ग्रेविटेशनल फील्ड की खास बात क्या होती है, ये हमेशा इनवर्ट फ्लो करेंगी, ये हमेशा इनवर्ड ही फ्लो करेंगी, कभी भी ये आउटवर्ड फ्लो ही नहीं करती हैं। आप ये डायग्राम से देख सकते हो यहाँ से। ठीक है, इस डायग्राम में भी ये चीज़ बताई हुई है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होगा, इनवर्ड फ्लो करेंगी किसी भी केस में। ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस हमेशा इनवर्ड फ्लो करेंगी, यानी कि जैसे अर्थ है, अगर ये जैसे इस डायग्राम में बताया हुआ है कि ये हमारी जो है इस डायग्राम के हिसाब से चलें तो ये अर्थ है, ठीक है, और ये मून है। तो देखो मून की भी मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस इनवर्ड है और अर्थ की भी ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस इनवर्ड है। तो ये ही बड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तीनों में ये मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस है, फील्ड लाइंस, वो अगर तुम्हें बता दिया जाए तो तुम उससे ईजिली पता कर सकते हो कि वो कौन सी फील्ड के बारे में बात हो रही है, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो एक मैग्नेटिक फील्ड है, और वो या फिर एक वो ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको हमेशा ध्यान रखना। ठीक, नेक्स्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ और आती है कि अभी मैंने पिछली वाली स्लाइड में देखा था कि चार्ज का जो बिहेवियर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्या यहाँ पे भी चार्ज का बिहेवियर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है? तो इसको ज़रा देखते हैं, क्या कोई तरीका है जिससे हम पता कर सकें कि चार्ज का बिहेवियर इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फील्ड में कैसे बिहेव करता है। तो देखो, इसको ज़रा समझते हैं। अगर आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है, अगेन ले लेते हैं माइनस ले लेते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के पास तीन प्रॉपर्टी हैं, यानी कि अगर देखो इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, ठीक है, v=0 है, तो ये इस समय जो फील्ड महसूस करेगा वो होगी ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक, अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका कुछ मास है m e, इस मास के कारण जो फील्ड महसूस करेगा वो है ग्रेविटेशनल फील्ड। इसकी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इसकी वजह से चार्ज महसूस करेगा वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ई।
और जब ये मोशन करने लगेगा, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा v वेलोसिटी से, तो वो इंटरेक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड m के साथ। ठीक है, यानी कि क्या हुआ, अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात करा जाए तो इलेक्ट्रॉन के पास मास है, चार्ज है। ठीक है, तो ये जो चार्ज है इसके कारण वो इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस करेगा, अपने मास के कारण वो ग्रेविटेशनल फील्ड को महसूस करेगा, और अपनी वेलोसिटी यानी कि v है, वेलोसिटी वेलोसिटी के कारण क्या होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड को महसूस करेगा। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इन तीनों फील्ड को महसूस करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है ग्रेविटेशनल फील्ड को किस वजह से महसूस करेगा, अपने मास की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज की वजह से, और मैग्नेटिक फील्ड को मोशन की वजह से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यानी कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है, केवल वो इकलौता ऐसा पार्टिकल है जो तीनों फोर्सेस को एक साथ महसूस कर सकता है। हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग न्यूट्रल होते हैं, और न्यूट्रल हैं तो हमारे पास अगर आप न्यूट्रल हैं तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को मिस कर देंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड को मिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप मैग्नेटिक फील्ड को मिस कर देंगे, क्योंकि आप मूव करेंगे और न्यूट्रल हैं तो उस पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन या फिर कोई भी ऐसा चार्ज पार्टिकल जो है वो तीनों फील्ड के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। कैसे, अगर उसके पास मास है तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड से इंटरेक्ट करेगा, अगर उसके पास चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगा, और अगर वो मूव कर रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी इंटरेक्ट करेगा। यानी कि अगर एक कंक्लूजन किया जाए तो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल, ठीक है, अगर मोशन में, तो वो तीनों की तीनों फील्ड को महसूस करेगा, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक, इन तीनों फील्ड को ये महसूस करेगा। यानी कि जो अभी मैंने पुरानी स्लाइड में तुम्हें दिखाया था कि इलेक्ट्रॉन का जो बिहेवियर है वो उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, और तो आज इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका प्रॉपर्टीज़ जो हैं, यानी कि मास, करेक्टर, मास, चार्ज और वेलोसिटी, ये जो है ये डिसाइड करेंगे कि वो किन किन फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग एक जो पॉइंट होता है कि 3D रिप्रेजेंटेशन की बात करने जा रहे हैं यहाँ पे, कि कैसे एक थर्ड डायमेंशन को मैं ऐड कर सकता हूँ 2 डायमेंशन में। ठीक है, अभी तक हमने जितना भी पॉइंट देखा है, देखो क्या हो रहा है कि हम लोग को मशीन को समझने के लिए, मशीन या दुनिया की कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट या फिजिकल चीज़ को समझने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी 3 डायमेंशन की। तो इस 3 डायमेंशन फिगर के लिए हम लोग को एक थर्ड डायमेंशन रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इंजीनियर्स के सामने एक प्रॉब्लम थी। हुआ क्या कि जैसे मान लेते हैं आपने ये एक्सिस बना दी, ठीक है, ये हो गई आपकी वाई एक्सिस, ये हुई आपकी एक्स एक्सिस, एक्स वाई। ठीक है, तो कई बार हम लोग समझाने के लिए इस तरीके से बना देते हैं कि जैसे ये हो गई जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये प्लस जेड हो जाता था, ये माइनस जेड हो जाता था। ठीक, लेकिन क्या होता है, ये अगेन ये पूरा पिक्चर देखने में आपको 3D लग रहा है, पर एक्चुअल में 2D है। ठीक, तो अब अगर हम लोग मशीन के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि मोटर बनाएंगे या जनरेटर बनाएंगे, तो वहाँ पे हमेशा डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स आएंगी, और थर्ड डायमेंशन इस तरीके से बनाने में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर बन जाएगी। ठीक, तो इसको सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या किया गया, इसको सॉल्यूशन निकालने के लिए ये डायग्राम जो है इस तरीके का हमने कन्वेंशन बनाया, उस कन्वेंशन नाम दिया गया डॉट एंड क्रॉस कन्वेंशन। ठीक है, डॉट एंड क्रॉस कन्वेंशन। तो हमने क्या कहा, इसको समझने के लिए आप एरो ले लो एक। ठीक है, इसको एरो से समझाया गया। ये कहा गया कि अगर आप एरो इस तरीके से, अगर ये एक आर्चर है और ये जो है एक एरो को थ्रो करता है, ठीक है, एरो को थ्रो करता है, तो एरो को अगर ये इस तरीके से शूट आउट करेगा इसके लिए, तो इस पर्सन से पूछा जाए तो इसको क्या दिखेगा, इसकी तरफ क्योंकि एरो आ रहा है तो इसे जो है वो डॉट लगेगा, यहाँ पे डॉट बनाया गया, इसे डॉट दिखेगा, और जो इस एरो को थ्रो कर रहा होगा उसको क्रॉस दिखेगा, उसके फेदर्स दिखेंगे, जैसे कि ये फेदर्स हैं। ठीक है, तो शूट करने वाले को अपनी साइड पे ऐसे करके क्रॉस दिख रहा होगा, फेदर्स, और जिसकी तरफ जा रहा है उसे डॉट दिख रहा होगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट जो था, ये आइडिया जिस भी साइंटिस्ट या जिस भी इंजीनियर ने इसको डिज़ाइन करा ये थर्ड डायमेंशन ऐड करने के लिए, उसने इसी आइडिया को, कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया था, इस आइडिया को। तो उसने क्या करा, उसने कहा ठीक है हम लोग ये इसमें डाल सकते हैं। तो हम इसके लिए क्या करा, हमने कहा कि जैसे अगर मान लेते हैं कोई चीज़ हमारी तरफ आ रही है तो वो मुझे डॉट की तरह दिखेगी। ठीक, और अगर अंदर जा रही है तो वो मुझे क्रॉस की तरह दिखेगी।
ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे कैसे कहेंगे अगर थर्ड डायमेंशन ऐड करने के लिए, तो डॉट बाहर आ रहा है तो डॉट, और इनवर्ट जा रही है तो क्रॉस। यानी कि अब ये सेम डायग्राम जो है इसे मैं दोबारा बनाऊंगा अगर डॉट एंड क्रॉस कन्वेंशन से 2D फिगर, तो देखिए फिर से ये हो गई तुम्हारी वाई, ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा एक्स, ठीक है, और जेड के लिए ये हो गया क्रॉस, और ये हो गया डॉट। यानी कि अब जो जेड एक्सिस है वो यहाँ बाहर की तरफ आ रही होगी और ये इन्वर्ट की तरफ जा रही होगी। तो 3D रिप्रेजेंटेशन जो था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा डील होता है। हम लोग अभी जब मशीन पढ़ेंगे तो इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको डिस्कस करा जाएगा, 3D रिप्रेजेंटेशन को। और ये एक ऐसा फीचर था जिसने क्या करा कि 2D पिक्चर को बिना टेढ़ा मेढ़ा करे, जैसे ये वाली जो ऊपर वाली फिगर मैंने बनाई इसको मैंने थोड़ा सा टिल्ट किया हुआ है, एक्चुअल फिगर ये है, तो बिना किसी फिगर को किसी भी एंगल पे टेढ़ा किए उसके अंदर एक थर्ड डायमेंशन डाल देना, ये इस डॉट एंड क्रॉस कन्वेंशन की महारत थी, या इसकी एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट भूमिका थी। ठीक है, डॉट एंड क्रॉस ने क्या करा कि आपको किसी भी फिगर को टिल्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। एक्चुअल क्या होता है जब हम लोग किसी फिगर को टिल्ट करते हैं समझने के लिए, तो वो काफ़ी ज़्यादा साइज़ कंज्यूम करती है और 3D फिगर बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हम लोग को ड्राइंग्स यूज़ करनी पड़ती हैं। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट जो डॉट एंड क्रॉस कन्वेंशन था उसने ये चीज़ सॉल्व कर दी। तो आगे से जब भी मैं आप लोगों को कभी डॉट एंड क्रॉस कन्वेंशन बताऊंगा या डॉट एंड क्रॉस कन्वेंशन आप लोगों को हमेशा याद रखनी होगी जब भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट को डील करेंगे। इसको एक बार और समझ लेते हैं, एक चीज़ और, जैसे मान लेते हैं ये एक वायर है और इसके अंदर ये करंट आई जा रहा है, ठीक है, ये करंट आई जा रहा है मान लेते हैं। तो अगर इस वायर को मैं इस तरीके से रख दूँ जेड एक्सिस में, तो ये वायर मुझे इस तरीके से दिखेगा। ठीक, ये जो वायर है इसका ये एंड था, ठीक है, इसको मैंने क्या करा एकदम आपके पैरेलल रख दिया, आपकी आंख के एकदम सामने रख दिया है, तो आपको केवल इसका क्रॉस सेक्शन दिखेगा। ये क्रॉस सेक्शन जो होगा, ये अगर करंट अंदर की तरफ जा रहा है तो इसको मैं डॉट से शो कर दूंगा, डॉट का मतलब करंट अंदर की तरफ जा रहा है। वहीं पे अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स है यानी करंट आई अगर ऐसे ले लेते हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा, मुझे अगेन वायर आपको ऐसे ही दिखेगा। ठीक, और यहाँ पे करंट कैसे दिखेगा, सॉरी अगर अंदर की तरफ जा रहा है तो आपको क्रॉस दिखेगा, ये हो गया इनवर्ट। और अगर करंट आपकी तरफ आ रहा है तो ये आपको क्या दिखेगा, आउटवर्ड। ठीक, तो यानी कि ये जो आउटवर्ड करंट है उसकी ये हो जाएगी, और इनवर्ट करंट जो होगा वो ये हो जाएगा। यानी कि अगर करंट अंदर की तरफ जा रहा है वायर के तो आपको कुछ क्रॉस की तरह दिखेगा, और करंट वायर से अगर बाहर आ रहा है तो आपको ये डॉट की तरह दिखेगा। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके की ज़रूरत हम लोग को पड़ेगी। और ऐसे ही एक इसका एक और एग्जांपल है कि मान लेते हैं जैसे ये अगर है आपके पास एक प्लेन है और यहाँ पे अगर एक वायर इस तरीके से गया हुआ है, ठीक है, ये वायर गया हुआ है, तो ये वायर में अगर करंट कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक, तो आपको अगर ये 3D रिप्रेजेंटेशन करनी है, बाहर निकल के अंदर जा रहा है, तो आप इसको इस सेम फिगर को आप ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, और ये मैंने बना दिया, इसमें से बाहर आ रहा है तो यहाँ डॉट, और ये अंदर जा रहा है तो यहाँ पे क्रॉस। ठीक है, तो डॉट क्रॉस रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे इस तरीके की चीज़ें होती हैं 3D, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आगे मैं इसका यूज़ करता रहूँगा। बस ध्यान क्या रखना है आपको, इस चीज़ को याद रखने के लिए सिंपल सी ध्यान रखनी है, ये वाली फिगर, ये फिगर आपको याद रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर है, ये आपको याद रखनी है कि जब आप कोई चीज़ आपसे दूर जा रही होगी तो आपको उसका क्रॉस पार्ट दिखेगा, और जब चीज़ कोई चीज़ आपकी क्लोज आ रही होगी तो आपको उसका डॉट पार्ट दिखेगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब ज़रा देखते हैं नेक्स्ट। तो अगर हमने इस पूरी प्रेजेंटेशन को कंक्लूड कर लेते हैं, तो पहला क्वेश्चन जो था कि जो मैंने आप लोगों से पूछा था कि भैया क्या मोशन जो है चार्ज का वो उसकी सोशल प्रोफाइल चेंज करता है, तो आंसर है उसका यस, सोशल प्रोफाइल चेंज करता है। मैंने बताया कि अगर उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी, वेलोसिटी डिसाइड करेगी कि एक चार्ज पार्टिकल की सोशल प्रोफाइल, या फिर कह सकते हैं उसका मूड या उसका इंटरेक्शन कैसा है। ठीक है, तीसरा सेकंड पॉइंट था, क्या हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं थर्ड डायमेंशन 2D पिक्चर में, हाँ कर सकते हैं। आंसर क्या है इसका, डॉट और क्रॉस से, यानी कि डॉट और क्रॉस कन्वेंशन से मैं थर्ड डायमेंशन ऐड कर सकता हूँ 2D पिक्चर में। नेक्स्ट पॉइंट था, क्या मैग्नेटिक फील्ड बात कर सकती ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो आंसर है जी नहीं, नो। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कभी भी ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिक फील्ड से बात नहीं कर सकती है। ये पॉइंट मैं आपको उधर बताना भूल गया हूँ। इसको याद रखना कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगी,
एक मैग्नेटिक फील्ड ही मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगी और एक ग्रेविटेशनल फील्ड ही ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगी। यानी कि एक चार्ज पार्टिकल अगर धरती पे तुम छोड़ोगे और वो धरती पे या ज़मीन पे गिर जाएगा, तो वो अपने मास के कारण गिरेगा, ना कि उसकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कारण। ठीक इसी तरीके से अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड यानी कि अगर नॉर्थ पोल के पास तुम चार्ज रखोगे रुका हुआ, तो वो चार्ज पार्टिकल कभी भी उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, वो केवल तब अट्रैक्ट होगा, यानी जैसे इसका मतलब अगर नॉर्थ पोल के सामने आपने चार्ज पार्टिकल रखा लेकिन वेलोसिटी ज़ीरो है, तो ये अपनी जगह ही पड़ा रहेगा, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं पे अगर तुमने क्या करा, वी नॉट इक्वल टू जीरो कर दिया, तब ये नॉर्थ फोर्स जो होगी ये इसको अट्रैक्ट या रिपेल करेगी। उसके पीछे रीजंस हैं, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ बन जाएगी, जब वो चलने लगेगा तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो जब तक एक इलेक्ट्रॉन के पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, तब तक एक मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करेगी। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिकल वाला है कि एक चार्ज पार्टिकल अगर कहीं पर अट्रैक्ट या रिपेल होगा, तो वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होगा, ना कि अपने मास या फिर मैग्नेटिक फील्ड के कारण। ठीक है, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। एक फील्ड ही अपनी फील्ड से बात कर सकती है। चाइनीज़ को अगर तुम्हें बात करनी है तो चाइनीज़ में करनी होगी, ट्रांसलेटर नेचर में नहीं होते हैं। ठीक है, हम लोग के बातचीत करने के लिए होते हैं, पर नेचर में ट्रांसलेटर नहीं होते हैं। एंड लास्ट पॉइंट कि क्या फील्ड लाइंस एम यानी कि मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फील्ड की सेम होती हैं? तो आंसर है इसका, क्या आंसर है इसका? आंसर है नो, डिफरेंस होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? क्लोज्ड लूप में फ्लो करती हैं, क्लोज्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? ओपन लूप में फ्लो करती हैं। ठीक, और ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस ऑलवेज इनवर्ड होती हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। इनका कोई लूप नहीं होता, इनका कोई भी लूप नहीं होता है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन में फ्लो करती हैं और ये इस तरीके से। ठीक है, तो आई होप आपका आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो मैं बहुत जल्द आपको रेफरेंस दे दूंगा, जिससे आप अपने क्वेश्चंस मेरे कमेंट बॉक्स में आप अपने वैसे क्वेश्चन डाल सकते हैं, जो भी आपके पास क्वेरीज हैं, जो भी आप इससे रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।